ओके, वालेकुम सलाम निम्रा, सुमर, तलहा। और तलहा, आपने बहुत सारी क्लासेस मिस की हैं, आपने क्लास नहीं अटेंड की। हाँ, मैं से ये सेंड कर देती हूँ तो फिर आप लोग अपना क्लास ही नहीं अटेंड करते हो, तो मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को ये सेंड ही नहीं करना चाहिए। चलो, कितने लोग इकट्ठे हो गए हो, आ जाओ जल्दी से, हम क्लास शुरू करें। आवाज आ रही है? हेलो नफीसा, नफीसा को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, वेरी गुड। हफीजा, ये हफीजा कौन सी है? ताहिर, हाफजा ताहिर। हाफजा ताहिर, आप हाफजा ताहिर ही हो कि हाफजा परवा भी हो? मेरे पास तो हाफजा फरवा है। आप ताहिर हो कि फरवा हो? जेनिफर किधर है? जेनिफर नहीं आई आज? मैम ताहिर मेरा नाम है के साथ फरवा है, तो बेटा ताहिर क्यों लिखा हुआ है साथ? वेर इज जेनिफर? जेनिफर कौन सी वक्त की छुट्टियां मना रही है? जेनेट, वेर इज जेनिफर? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम क्लास शुरू करते हैं, 12 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एक्यूट पेनक्रिटाइटिस, आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस। एक्यूट को पढ़ा, ओहो मैंने सेंड नहीं किया, आप लोगों को भी सेंड कर दूंगी। वेयर इज जेनिफर? जेनिफर से मैं पूछूं कि मैंने क्या उसको सेंड किया हुआ है? ओके, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वही है। ओके, क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस क्या है? क्रॉनिक पेनक्रिटाइटिस है is an inflammatory disorder characterized by progressive anatomic and functional destruction of the pancreas। ठीक है, अब आपकी जो एनाटॉमी चलती है जिस तरीके से, ठीक है, आपकी जहाँ जहाँ आपकी चीजें होनी चाहिए, ऑर्गन्स वगैरह होने चाहिए, आपकी जो एनाटॉमिक जो फंक्शनल है उसके अंदर क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, रिलेटिंग टू पैनक्रियास हम बात कर रहे हैं। फिर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। अब जब उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आ रही है और जो सेल्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं बाय फाइब्रस टिश्यू विद रिपीटेड अटैक ऑफ पैनक्रिटाइटिस। अब वो जो सेल्स जो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं वो दोबारा से क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं फाइबर टिश्यू से, लेकिन फिर क्या होता है कि रिपीटेड अटैक की वजह से दोबारा से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। The end result is obstruction of the pancreatic
एंड कॉमन बाइल डक्ट एंड ड्यूडेनम। आगे चल के मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, और आपका जो पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट जो है एंड ड्यूडेनम भी, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट होकर तो फिर वो क्या करते हैं, फंक्शनल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, राइट। ओके, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है जो शो कर रहा है दिस इज योर गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बन जाते हैं, प्रेशस स्टोन, बहुत प्रेशस होते हैं। इतने खूबसूरत स्टोन आपने कहीं नहीं देखे होंगे जितने खूबसूरत स्टोन इसके होते हैं। 12 ये गोल्ड स्टोन्स के अंदर या तो एक स्टोन हो जाता है। ओके बेटा, मैं आपको भी सारा कुछ सेंड कर दूंगी। तो और जो प्रीवियसली बेटा जेनिफर आपको जो मैंने सेंड किए हुए हैं, सेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, वो हमारा कवर हो गया हुआ, सो सेंड इट टू देम। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के नोट सेंड कर दूंगी। राइट हो गया। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग। दिस इज यहाँ से एक होते हैं मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, छोटे 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 स्टोन्स होते हैं, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो मेरे मेरे पास भी ये छोटे 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 बहुत सारे स्टोन्स थे, लेकिन मुझे डॉक्टर ने दिखाए नहीं मेरे स्टोन्स, वो इतने प्रेशस थे। जब मुझे होश आया, मैंने डॉक्टर से पूछा मेरे प्रेशस स्टोन कहाँ है, कहते वो तो फेंक दिए हमने, उसको क्या करना था। लो, 12, ठीक है। तो मेरे मेरे गॉल स्टोन्स जो थे वो मल्टीपल बहुत छोटे छोटे स्टोन्स थे, और मैंने उसको टाइम से अपना ऑपरेशन करवा लिया इस तरीके से कि ये कहीं जाके मेरे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन ना कर रहे हैं, ठीक है। इनका कोई भरोसा नहीं होता, अभी तो अंदर बड़े आराम से बैठे होते हैं, लेकिन फिर जब उनका दिल करता है तो ये अपने देख सकते हैं बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर, ये लिवर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे करके आपका लिवर होगा जो बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर लिखा हुआ है, और फिर उससे नीचे आ जाओ तो ये कॉमन है, ठीक है। ये जो वी शेप बना हुआ है, एक आपका गॉल ब्लैडर की तरफ से आ रहा है, एक आपका बाइल डक्ट आ रहा है, लिवर से आ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों आके एक जगह जंक्शन बनाते हैं तो वो कॉमन हो जाते हैं। अब अमूमन क्या होता है कि ये छोटे स्टोन्स जो हैं ये इन बाइल डक्ट्स में से गुजरते हुए आके, तो ये आप देखते हैं कि ये कहाँ जाके खुल रहे हैं, ये आपके पेनक्रियास में जाके खुल रहे हैं। कुछ पार्ट आपका ये गॉल ब्लैडर से होते हुए, ये आपका पेनक्रियास से होते हुए आपके ये ड्यूडिनम में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर ड्यूडिनम, ये इसमें आ गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुलते हैं, और फिर जो काम की चीजें हैं वो इधर उधर चली जाती हैं, जैसे कुछ बाइल का हिस्सा है वो आपके ये पत्ते में ये पैंक्रियाटिक जो है इसके अंदर चला जाता है, कुछ आपका जो है वो इसमें इंटेस्टाइन में आता है, कुछ आपका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट जो काम की चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। हम गॉल ब्लैडर उनके स्टोन्स निकाल सकते हैं, नहीं सुना कि गॉल ब्लैडर को कोई रिमूव करना पड़ता है। क्यों नहीं बेटा, सारा मरस मेरा तो सारा का सारा गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है इसका, सो हमारा तो गॉल ब्लैडर कोई नहीं है, देयर इज नो स्टोन, नो गॉल ब्लैडर, सो नो प्रॉब्लम, आई एम सर्वाइविंग। तो ये इसके लिए जब ज्यादा या फिर एक पत्थर हो तो वो तो निकाल देते हैं, लेकिन मल्टीपल हो, इतने ढेर सारे हो तो वो पिक्चरें इकट्ठी करती चली जाओ, पीछे कुछ रह जाता है वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देते हैं। और ये लेप्रोस्को मेरी जो लैब पॉली हुई थी उसमें ये निकाल दिया था, ठीक हो गया। जैसे अपेंडिक्स लोग निकाल देते हैं, स्प्लीन निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम सरवाइव कर जाते हैं उसके बगैर भी। सो अब ये आप गौर से देखो इस तस्वीर को कि स्टोन्स पीछे से आया और पीछे से आके आपके
इसमें क्या कहते हैं आपके पैनक्रियाटिक के जो बाइल डक्ट है इसके अंदर आके फंस गया, ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया उसने, ठीक है, गॉल स्टोन्स ने। अब ये सारा गुच्छा बन गया, अब ये निकल नहीं रहा यहाँ से, तो ये इसने क्या कर दी, सारी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी। अब नाउ लुक एट द पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। अब आपने अगर वो डायग्राम को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया है तो आपको ये समझना इजी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजप्शन कॉजेज हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ठीक है। अब वो लोग जो बहुत ज्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर प्रोटीन की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, अल्कोहल की कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, और फिर वो क्या रिजल्ट करता है, प्रोटीन प्लग, ठीक है, एंड कैल्कुलाई। कैल्कुलाइज आर स्टोन, when we say calculi it means stone formation है, ठीक है, within the pancreatic duct। अब आप पीछे देखो, दिस इज योर पैनक्रियाटिक डक्ट है और इसके अंदर कुछ आके जमा हो गए हैं, ठीक है, और ये बन गए। और अगर बड़ा स्टोन हो तो यहाँ ऊपर कॉमन बाइल डक्ट में वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, देन इट कॉजेज जॉइंडिस, जो मैं लास्ट टाइम आपको बता रही थी कि जहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जो है, ये स्टोन जो है ये आके फंस जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो जो गॉल ब्लैडर से आपके पास बाइल आ रही है वो बाइल नीचे नहीं आएगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। सो क्या होता है, बाइल पीछे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, ये आपके बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर से क्या करता है, पीछे की तरफ जाता है और फिर आपके स्किन को, स्क्लेरा को, सारे एरियाज पे येलोइश कलर दे देता है। बहरहाल हम ये स्टोन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टोन किस वजह से इकट्ठा हो गया, बिकॉज ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, ठीक हो गया। और वहां पे क्या करता है, जब उसकी कंजप्शन हो जाती है, देन इट कॉजेज हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन पैनक्रियाटिक secretion, resulting in protein plug and calculi within the pancreatic duct. Alcohol has a direct toxic effect on the cell of pancreas. ठीक हो गया। अब अल्कोहल जो है उसका डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है आपके सेल्स पे, जो कि पैनक्रियास में पाए जाते हैं। अब डैमेज इज मोर सीवियर इन पेशेंट्स विद डाइट लो इन प्रोटीन, ठीक है। अब डैमेज हो जाता है ज्यादा उन लोगों में जो जो जिनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होती है, और एंड वेरी हाई और वेरी लो इन फैट। फैट का ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, फैट का कम होना भी नुकसानदेह है। सो वहां पे इस वजह से भी डैमेज हो जाता है। फिर तीसरी बात उसने की है, पहली बात उसने अल्कोहल की, दूसरी बात उसने लो इन प्रोटीन, ये प्रोटीन एंड हाई और या लो इन फैट की बात की। तीसरी बात करता है वो, स्मोकिंग इज अनदर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। क्यों? बिकॉज हेवी ड्रिंकर यूजली स्मोक, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, वो अमूमन क्या करते हैं, ज्यादा स्मोक भी करते हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है, देन इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड स्मोकिंग, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं वो, और वो लोग जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, इन लोगों को फिर इन चीजों को अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यहां तक समझ में आई? आगे चले। नाउ कम्स द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब आपके पास क्लिनिक में जब पेशेंट आ जाता है तो वो क्या क्या चीजें अपनी प्रेजेंट करेगा, ठीक है। Recurring attacks of severe upper abdominal
and back pain accompanied by vomiting. ठीक है, उसमें ओपियोइड जो है may not provide relief, यानी कि आप अगर उनको मॉर्फिन का भी डोज दोगे, मॉर्फिन के रिश्तेदार हैं ये सारे पेन किलर्स, इसको लोग नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, इसलिए अब इनको छुपा छुपा के रखते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल ज्यादा ना करें। सो उन्होंने कहा है कि जो स्वीटर बेल हो रही थी, जरा देखें। ओके, अब रिकरिंग अटैक्स जो हैं वो सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन में। अब आपने जब उसका वो क्या कहते हैं एक पोर्शन बना, हमने सीखा था अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, फिर नीचे आपके पास अपर गैस्ट्रिक रीजन आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है, लोअर एब्डोमेन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से बताया है। इट इज सीवियर अपर एब्डोमिनल है, इसका मतलब है अपर एब्डोमिनल का मतलब है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है, दैट्स योर अपर एब्डोमेन। वहां पे पेशेंट पिन पॉइंट करके बताएगा कि मुझे यहाँ पे दर्द होती है और इसके साथ साथ मुझे बैक पेन भी हो रही है। अब जब ये दर्द होती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता, तो मुझे वॉमिट आ जाती है। ठीक हो गया, दर्द के बाद क्या हो जाती है, उनको वॉमिट आ जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें वो जब आपको रिलीफ देंगे उसके लिए कोई टीका लगाएंगे दर्द का कि आपको आराम आ जाए, तो आप यकीन करो कि वो पेशेंट को आप मॉर्फिन वगैरह भी लगा दो तो वो उनको आराम नहीं आता दर्द का, इतनी सीवियर दर्द होती है। राइट, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि भी इनको आप जो मर्जी कर लो, उनको आराम मुश्किल से ही आता है। फिर हम देखते हैं रिस्क ऑफ एडिक्शन। अब ये ओपियोइड आपने लगा तो, मॉर्फिन इंजेक्शन आपने लगा तो दिया, हो सकता है सर मामूली सा 1/4 से भी कम उसको आराम आ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट वो सो तो जाते हैं। ठीक है, उसी दर्द को बर्दाश्त करते करते सो भी जाता है। अब आप क्या करते हो कि जब भी उसको दर्द हो रही है आप उसको थोड़ा सा टीका लगा देते हो, जिससे पेशेंट क्या होता है, एडिक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, इस सीवियर हाई पेन की वजह से वो एडिक्शन में भी जा सकता है। There may be continuous severe pain or dull, nagging, constant pain. अब आपके पास आ जाता है कि पेन किस नस्ल की पेन हो रही है उसको। ठीक हो गया, उसमें आप कह सकते हो कंटिन्यूस सीवियर पेन हो रही है या कंटिन्यूस डल पेन हो रही है। डल पेन क्या होती है कि ऐसी दबी दबी सी दर्द है। ठीक है, फिर नेगिंग है, नेगिंग पेन, कंटिन्यूअस नेगिंग पेन किस किस्म की होगी, नेगिंग होगी ये ट्रबलसम किस्म की, जो तंग करती है दर्द। ठीक है, इरिटेट करती रहेगी आपको, ये नेगिंग है। एंड कांस्टेंट पेन, लगातार है दर्द, आराम नहीं आ रहा किसी भी वजह से, तो ये इस किस्म की आपको दर्द मिलेगी। देन वेट लॉस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब चूंकि वो कुछ खाता पीता नहीं है ठीक से, वॉमिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका वजन भी गिरेगा। जहां भी कहीं आ जाए डायरिया वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया वॉमिटिंग जहां से जिसके उसके साथ आप खामखा को तीसरा पॉइंट वेट लॉस डाल दो। ठीक है, जिस टॉपिक में आपके पास डायरिया वॉमिटिंग आ रहा है उसका थर्ड पॉइंट लिख दो आंखें बंद करके, वेट लॉस भी है, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा अनलेस और अंटिल कोई ये क्या कहते हैं जैसे एसाइटिस है, ठीक है, या जो क्रॉनिक रीनल फेलियर्स होते हैं, या जिनको जो जो जितना फ्लूइड है वो लेते तो थोड़ा है लेकिन जितना लेते हैं
वो सारा उनके टिश्यूज में जाना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप देखो तो जो पेन है, जो जहाँ पे डायरिया वॉमिटिंग आएगा वहां पे आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस जरूर आएगा, तो एक पॉइंट बढ़ जाता है। ये हो गया, इतने पॉइंट्स डालते हो तो वहां एक पॉइंट और हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल्टर्ड डाइजेशन। डाइजेशन सारी क्या हो गई है, ऑल्टर्ड हो गई है, यानी कि मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है खाने पीने की चीजों में, जिसमें प्रोटीन और फैट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट फ्रॉथी एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल विद अ हाई फैट कंटेंट, राइट। अब क्या है कि उसने बताया कि चूंकि डाइजेशन हो नहीं रही उसकी ठीक से, तो जब वो डाइजेशन नहीं हो रही है ठीक से, तो सारा खाया पिया आपका इंटेस्टाइन में इकट्ठा रह जाता है, वहां पे वो बूम मारता रहता है। अब जब आप स्टूल पास करते हो तो क्या है कि इट्स वेरी रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट, यानी कि आप जब भी करोगे उसमें आपका जो स्टूल का स्मेल है वो बहुत फाउल स्मेल होगा। चाहे थोड़ा सा करो आपका बाथरूम महक जाएगा। तो फ्रॉथी इज फॉमी, ठीक है। आप जब स्टूल पास कर रहे हो वो सारी झाग 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 किस्म के स्टूल होगा, जैसे पानी में सर्फ का झाग बन जाता है, दैट्स फ्रॉथी। ठीक है, फॉर्मी कैल्शियम किस्म की आप कह सकते हो वो। और अगर जब स्टूल टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपका हाई फैट कंटेंट मिलेगा। स्टिटोरिया, सिटोरिया, ठीक है, उसको ये कहते हैं। नेक्स्ट इज एज डिजीज प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्लैंड में अकर एंड कैल्शियम स्टोन्स में फॉर्म विद इन द डक्ट। अब क्या है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके ग्लैंड्स के अंदर जो कैल्शियम स्टोन्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं विद इन द डक्ट। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस तस्वीरें देखी थी उसमें आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो कैल्शियम स्टोन्स है, ठीक है, वो बनने कैल्सिफाई होने शुरू हो जाते, मतलब उसकी वजह से क्या हो जाता है डिजीज के जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, फिर ये क्या हो जाता है इसके डक्ट के अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, जो कि फिर वो सारा ब्लॉक करके बैठ जाती है। Now, what will you do to assess and diagnose? How will you assess and diagnose? उसका मेथड क्या होगा? सबसे जो मोस्ट यूजफुल स्टडी जो हुई है वो हुई है आपकी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। ठीक है, ERCP, इजी वर्ड में आप याद कर सकते हो। ERCP है इज द मोस्ट यूजफुल स्टडी। वेरियस इमेजिंग प्रोसीजर्स इंक्लूड, अब मुख्तलिफ उन्होंने कहा है कि अगर आपने उसके प्रोसीजर्स करने हैं या आपने उसकी डायग्नोस्टिक मेथड्स देखने हैं तो उसमें MRI है, ठीक है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। हो गया। ERCP जो है वो सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल स्टडी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट यूजफुल है। ठीक है, MRI करवाना है, CT स्कैन कराना है और उसका अल्ट्रासाउंड, उनमें से कोई एक चीज डॉक्टर आपको लिख देगा। जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा लिखे, कोई एक इन्वेस्टिगेशन वो आपके लिए लिख देगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वैल्यूएट करेंगे पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स फंक्शन को देखने के लिए। सो आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी चेक हो जाएगा, राइट। उसमें भी देखेंगे कि आपका शुगर कितना है कितना नहीं है। देन सिटोरिया जो है, जो हमने आगे देखा था
is the best confirmed by laboratory analysis of fecal fat content. अगर ये आपका स्टूल टेस्ट में निकल आता है तो फिर आप आंखें बंद करके समझ लो कि हाँ, ये क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का केस है। ठीक हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो ERCP है जिसके लिए उसने कहा है कि मोस्ट यूजफुल स्टडी है, उसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से होती है। यू लुकिंग एट दिस मैन पिक्चर जिसमें आदमी बना हुआ है, उसको पहले आप देखें और फिर हम दूसरी तस्वीर को देखेंगे। आप देखते हो कि ये जो स्कोप है, ठीक है, ये स्कोप उसके मुंह से आपके एसोफेगस से होता हुआ आपके सीधा कहाँ जा रहा है? इट कम्स स्ट्रेट इन फ्रॉम योर स्टमक टू द इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके आगे इन्होंने बहुत तेज सी लाइट लगी हुई है जिसको वो देखते हुए आपके स्टमक से होता हुआ ये आपके इंटेस्टाइन में ले जाते हैं और वहां से ये आपके बाइल डक्ट को भी देख सकते हैं। लुकिंग एट द सेकंड पिक्चर, ठीक है, ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये शेडो दे रहा है स्टमक का, और उसके पीछे अगर आप देखें तो उसके पीछे जो है वो आपका पैनक्रियास पाया जाता है। राइट, अब ये स्कोप देखो, ये स्टमक से होता हुआ पाइलोरिक एंड से होता हुआ ये आपके इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ से जो है वो आपका कॉमन बाइल डक्ट को विजुलाइज करेगा। इनके पास जो हाथ में जो स्कोप का जो क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो गोली चलाते वक्त ट्रिगर, ठीक है, वो ट्रिगर जो है वो आपका सर्जन के हाथ में होता है और उस ट्रिगर से वो जहाँ पे ये बल्ब आपको नजर आ रहा है वो नोजल जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, सो वो उसको उसके ट्रिगर से क्या करते हैं कि उसकी नोजल को घुमा के ऊपर पैनक्रियाटिक डक्ट में अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक होगी बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि एंडोस्कोपिक ये जो ERCP का जो प्रोसीजर है ये कैसे होता है। ये एक लंबा सा स्कोप है, स्टंट है जो कि आपके मुंह के जरिए अंदर दाखिल करते हैं। मुंह से वो आपके गले से होता हुआ एसोफेगस में, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, स्टमक से वो घूमता घुमाता आपके पाइलोरिक एंड से गुजरता हुआ थोड़ा सा नीचे जाते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो डॉक्टर जो है वो सामने जो LCD है या उनके पास जो भी स्क्रीन है उसके ऊपर सारा विजुलाइज हो रहा होता है और उसके जरिए वो सारा कुछ नोट कर लेते हैं। ज़ैनब को समझ में आ गया? गुड हो गया। अगर ज़ैनब को समझ में आ गया समझो सबको समझ में आ गया। ओके, मैंने सुना है कि एंडोस्कोपी के से काफी इंजरी हो जाती है। बेटा जिस चीज को आप मिसयूज करोगे उससे तो इंजरी होगी। डिपेंड करता है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो कर रहा है या वहाँ के बैठे हुए जो वार्ड बॉयज हैं जो जिनको वो लोग ट्रेन कर लेते हैं और उनसे करवा रहे हैं। ठीक है, जो तो स्किलफुल हैंड है, जो स्किलफुल पीपल है, डॉक्टर्स हैं, वो अगर करेंगे तो वो उनको इंजर्ड नहीं करेंगे। अब स्कोप डालते वक्त भी उन्होंने देखना है कि अब इंजरी कब होगी। इंजरी होगी जब आप जोर आजमाई करोगे। ठीक है, तो जब जोर आजमाई करोगे तो फिर तो इंजरी होगी।
लेकिन डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि चूंकि क्रोनिक केस है तो इसको ज्यादा जोर से हैंडल नहीं करना, जेंटल हैंडलिंग के साथ करना है। अगर जोर लगाया तो हो सकता है कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन इंजर्ड हो जाए और उस इंजरी से क्या हो जाए, वो कल का मरता आज मर जाए मरीज। ठीक हो गया। तो इंजरी हर किसी बहुत सारी चीजों में इंजरी हो सकती है अगर तो आप रफ हो। इफ यू आर जेंटल कभी भी इंजरी नहीं होगी, राइट। अब ये गौर से देखो इस डायग्राम को भी। एंडोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द माउथ, देन पास थ्रू द esophagus एंड स्टमक एंड टू द duodenum। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो दिस इज योर एंडोस्कोप। ये इसके पीछे से क्या कहाँ से गुजरता हुआ आपके इसमें आ गया, उसने आके बिलीव ट्रैक को आपका विजुअलाइज किया और उसे आप देख सकते हो दिस इज योर ड्यूडिनम। और ये जो पीछे आपको शेडो नजर आ रहा है, स्टमक के पीछे ये शेडो नजर आ रहा है और ये क्या है, पैनक्रियास है। सो इट लाइज बिहाइंड योर स्टमक। ठीक है, पीछे पीछे है सारा। और इसके अंदर से होता हुआ बाइल डक्ट आपके ड्यूडिनम में आता है, राइट। वहां से जो बाइल है, बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, वो जो बाइल है वो जब आपके इंटेस्टाइन में आ जाता है देन इट गिव्स कलर टू योर यूरिन एंड स्टूल। ठीक है। यही वजह है कि जो जॉइंटिस के पेशेंट, जो जॉइंटिस हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनका क्ले कलर का स्टूल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बाइल नहीं होती। कॉन्स्टिपेटेड इसलिए होता है क्योंकि जो बाइल है वो क्या कर देता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल भी सॉफ्ट रहता है। ठीक है। आप कहते हो यूरिन मेरा येलो कलर का क्यों है, आपका यूरिन येलो इसलिए है क्योंकि ये जो बाइल है यही आपके यूरिन को कलर देता है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो बाइल की बैक फ्लो हो जाता है वापस आपके वो बाइल ये गॉल ब्लैडर से निकला हुआ बाइल जो है वो आपके लिवर के थ्रू क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है सारा, और आपकी जहां जहां से आपकी वेन गुजर रही है वहां वहां वो रंग करता चला जाता है, फिर वो रंग बसंती हो जाती है। होगी। तब आपको पता लग गया है ये बाइल डक्ट का काम कि क्या तमाशे करता है। यहाँ पे अगर गौर से देखो ये आपका बिलरी ट्रैक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो ये जो पत्ता पड़ा हुआ है पेनक्रियास, ठीक है, उसके अंदर उसने क्या कर दिया हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी है। और जब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी है तो यहाँ पे इस तरीके से वो आपका जो लिवर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ओके, ये नीचे मैंने आपको एक तस्वीर दी है, उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखो तो ये वो प्रोब है जो हम देख रहे हैं, और वो उसके आगे बल्ब लगा होता है, और वो बल्ब जो है वो सारा अंदर से देखता है कि भी अंदर कहाँ कहाँ गड़बड़ी पाई जाती है। चलो ऊपर से पढ़े मेडिकल मैनेजमेंट क्या लिखी हुई है। मेडिकल मैनेजमेंट कहती है कि ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग एक्यूट अटैक्स। ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट है वो क्या करती है, आपके जो भी ट्रीटमेंट आपको मिलती है, चाहे वो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो ट्रीटमेंट जब आप हम कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन साइड। ठीक है। उसमें उसने कहा है कि वो आपके एक्यूट अटैक्स जो कि पेन के अटैक्स है उसकी बात कर रहा है, वो रिलीफ करता है, डिस्कम्फर्ट को रिलीफ करता है, और मैनेज करता है आपका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। नाउ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन इज द अपोज्ड टू एंडोक्राइन। ठीक है। इसका is as opposed.
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात कर रही हूँ. इट रेफर्स टू द सिक्रीशन ऑफ अ सब्सटेंस. वो सब्सटेंस क्या है? योर हार्मोन्स. ठीक है, टू द ब्लड स्ट्रीम, उसको जो आपके ब्लड स्ट्रीम की तरफ लेकर जा रहे हैं उसकी वो जिक्र कर रहा है. So the treatment is directed toward preventing and managing acute attacks जो कि हो रहे हैं, relieving pain and discomfort, and managing the exocrine and endocrine insufficiency of pancreatitis. तो ये किससे ठीक होगा? डॉक्टर की ट्रीटमेंट से, एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. एंडोस्कोपी की जाती है इसके लिए. ठीक है, टू रिमूव पैंक्रियाटिक डक्ट स्टोन, correct the stricture, and drain cyst may be effective in select patients to manage pain and relieve obstruction. So जो सबसे मेन काम है वो ये है कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है. लेकिन अगर मेलिग्नेंट हो जाए तो फिर छोड़ देना है, फिर नहीं डॉक्टर छेड़ना. ठीक है, वो प्रोब पास करता है. अगर अच्छे तरीके से वो प्रोब पास करके देख ले, उसको पता लग जाए कि ये मेलिग्नेंट नहीं है, तो फिर तो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाती है. अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को भी वो क्या कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं. स्ट्रक्चर से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना, सिकुड़ जाता है. सो क्या होता है कि डॉक्टर उसको अगर जितनी जल्दी वो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर दे, स्ट्रक्चर की करेक्शन कर दे. ठीक है, सिस्ट अगर उसमें वहां पे कोई सिस्ट है उसको ड्रेन कर दे तो पेशेंट की पेन को फर्क पड़ सकता है. ठीक है, पेशेंट में मैनेज पेन एंड रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन. मेडिकल मैनेजमेंट समझ में आ गई. हमने सारा कुछ किया है उसके पेन को दूर करने के लिए. ठीक है, उसको हमने उसकी ट्रीटमेंट की है ताकि उसके acute attacks of pain जो है वो रिलीव हो जाए. ठीक है, एक्सोक्राइन और उसके जो इनसफिशिएंसी है पैंक्रियाटाइटिस की, उसको वो रिलीव कर दे. हम एंडोस्कोपी से क्या करते हैं कि देखते हैं कि भी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है उसके अंदर कोई स्टोन तो नहीं फंसा हुआ. हम देखते हैं उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है. हम देखते हैं उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है. ठीक है, और उसको अगर नजर भी आ जाए फिर डॉक्टर उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर देता है ताकि पेशेंट की जो पेन है वो ठीक हो जाए. ठीक है, बहुत देर नहीं करनी है. बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है कि ये दर्द का, ये जो पैंक्रियाटाइटिस है हमने पहले भी पढ़ा था. पैंक्रियाटाइटिस को डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम उसकी एपिगैस्ट्रिक पेन है तो हम कहते हैं कहीं पेप्टिक अल्सर ना हो रहा हो. हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जबकि पेप्टिक अल्सर ही नहीं था. फिर हम ट्रीट करना शुरू कर देते हैं उसके एपिगैस्ट्रिक के कि यहाँ पर उसको क्या कहते हैं स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसके स्टमक को लेके बैठ जाते हैं. बहुत सारी चीजों का हम उसमें हम समझते हैं जैसे हाइटल हर्निया हो गया. अब हाइटल हर्निया को ट्रीट करना लगता है तो पता लगता है नहीं हाइटल हर्निया तो था ही नहीं है. एट द एंड पता लगता है जाके कि इसको तो पैंक्रियाटाइटिस है. नाउ यू कैन सी द एंडोस्कोपी. ठीक है, एंडोस्कोपी, ये जो ऊपर लेडी आपको नजर आ रही है जो वो एंडोस्कोप से देख रही है अंदर, ये पुराना तरीका है. दिस इज द टाइम व्हेन जब हम लोग सर्जरी के रूम ऑपरेशन रूम में जाते थे उस वक्त ये इस किस्म के स्कोप्स हुआ करते थे. ठीक है, आज के दौर में ये जो नीचे कलर्ड पिक्चर नजर आ रही है, आज के दौर में ये वाली स्कोप नजर आती है. आप क्या करते हो क्या कहते हैं एंडोस्कोप पास कर देते हो और सामने स्क्रीन में देखते रहते हो. जबकि पहले पुराने वक्त में वो क्या करते थे, अंदर उसको एंडोस्कोप डाल के तो यूज टू विजुअलाइज इट. ठीक है, आप अपनी आंख से उसको
विजुलाइज करते थे, अब आप विजुलाइज करते हो उसको डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के, राइट। अब उससे नीचे वाली तस्वीर को अब अगर आप देखो तो ये जो एंडोस्कोप पास किया गया है उसके आगे एक बल्ब लगा हुआ है और वो इतनी तेज लाइट है उसकी कि ही कैन विजुलाइज, डॉक्टर कैन विजुलाइज एवरीथिंग देयर। ठीक है, सब कुछ वो देख लेते हैं अंदर के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है। दिस इज एंडोस्कोप, और इसकी जो एग्जामिनेशन हो तो उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। ठीक हो गया। ये कौन सी बच्ची थी जो मुझे पूछ रही थी कि जख्म हो जाता है? निमरा सुहेल, बेटा ये देख लो आप कैसे एंडोस्कोप पास किया जाता है। इसको लुब्रिकेट कर दिया जाता है ताकि ये किसी तरीके से ये आराम से स्लिप होके अपना अंदर चला जाए, बट नीड टू बी वेरी जेंटल कि भी किस तरीके से आप उसको अंदर पास कर रहे हो, क्योंकि जब आप मुंह से पास कर रहे हो तो इसके आगे पीछे क्या है, पीछे बिल्कुल उसके साथ ही इसका पड़ोसी कौन है, इसोफेगस का पड़ोसी कौन है? निमरा सोहेल जल्दी से बता। वो यस मैम कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही उसका पड़ोसी कौन है? एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है तुम लोगों ने। इसोफेगस का नेबर कौन है? जेनेट। अब जो पेन और डिस्कम्फर्ट जो है, लैरिंग्स, बेटा ट्रेकिया नहीं आ रहा। अब पेन एंड डिस्कम्फर्ट जो है, स्टमक तो आगे है बहुत, ट्रेकिया, यासिर पास हो गया तू, ओके। Pain and discomfort are relieved with analgesic. Yoga may be effective non-pharmacologic method for pain reduction and for relief of other coexisting symptoms. ठीक है, सो पेन को हम जो रिलीव करेंगे वो एनाल्जेसिक से करेंगे। यू हैव टू गिव एनाल्जेसिक। Pain should be patient should avoid alcohol and food that produces abdominal pain and discomfort. ठीक है, and no other treatment will relieve pain if patient continues to consume alcohol. फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है कि अगर आप चाहते हो कि आपको ये पेन ना हो, स्टॉप एल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दो, तो फिर आप अपना आपका इलाज भी चलता रहेगा और आप जल्दी, आपको पेन भी नहीं होगा ज़्यादा। जिस तरीके से आप जिस पेन से गुजरते हो वो फिर ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस आ गया इसमें। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है, सेल्स सेल्स हैं, इट इज ट्रीटेड विद, आप किस चीज को आप फिर से ट्रीट कर सकते हो? जिसका पेनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, ट्रीट करते हो डाइट से, ठीक करते हो उसको, इंसुलिन से ठीक करते हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ठीक करते हो, ये जो टैबलेट्स फॉर्म में आ जाती हैं उसे ठीक करते हो। एंड देन हाइपोग्लाइसीमिया इज रिलेटेड टू अल्कोहल यूज। अब जो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इट इज ऑल रिलेटेड टू, अच्छा, पेशेंट एंड द फैमिली आर टॉट द हैजर्ड्स ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब जो मैम जी कोको ने बंक किया आज आज बंक हो गई है, आज उसकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। वो कल सिर्फ अपनी अटेंडेंस, आप लोगों की तरह वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने आई थी, सबक पढ़ने सीखने नहीं थी आई। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते हो और बाकी क्लास बंक करते हो। ठीक हो गया। सो पेशेंट एंड फैमिली को आपने बताना है
कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो हाइपर से ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। उसके लिए उसको इट इज रिलेटेड टू अल्कोहल यूज, ठीक है। सो अल्कोहल यूज को बंद करें। Pancreatic enzymes replacement therapy is institute for malabsorption and steatoria, ठीक हो गया। अब इसकी पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की रिप्लेसमेंट थेरेपी इंस्टीट्यूट फॉर मैल एब्जॉर्प्शन एंड सेंटोरिया, सर्जरी करा दो इसकी, ठीक है। सबसे आसान काम है। सर्जरी इज डन टू रिलीव एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, restore drainage of pancreatic secretions and reduce the frequency of attacks. Pancreaticojejunostomy, यानी कि पेनक्रियास को आपने जुजनोस्टमी के साथ एनास्टमोसिस कर दिया। विपल, इसका सर्जरी का नाम है विपल। उसमें आप गौर से देखो इस तस्वीर को कि जो पेनक्रियास का जो एंड है, जो उसकी टेल है, बेटा ये वही है ना, क्या कहते हैं जो हमने देखा था, स्मेली किस्म का। ये जिसके अंदर बहुत ज्यादा बदबूदार और स्टूल है और उसके अंदर हाई फैट कंटेंट आ जाते हैं, दैट इज सेटोरिया। सेटोरिया, ठीक है। सिटोरिया, ये आपका ये उसके ये वो उसका बन जाता है, बहुत बदबूदार स्टूल है जिसके अंदर फैट कंटेंट आपको मिलेंगे। हो गई। ओके, ये सर्जरी होगी। विपल है, उसकी सर्जरी का नाम विपल सर्जरी है, लेकिन हम उसको पेनक्रियाटिको जुजुनोस्टमी कहते हैं, यानी कि पेनक्रियास को जुजिनम के साथ एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, ठीक हो क्या। ये देखो, आप गौर से देखो इस तस्वीर को तो आपको पता लगेगा, ये है, ठीक है, पेनक्रियाटो जुजुनोस्टमी। दिस इज योर पेनक्रियास एंड दिस इज योर जुजिनम। इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया है, ये, और यहाँ से इंटेस्टाइन को आपने इसके साथ अटैच कर दिया। ये स्टमक का आपका ये ड्यूडिनम आ रहा है, जुजिनम आ गया, और उसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया, एनास्टमोसिस कर दिया। दिस इज कॉल्ड एनास्टमोसिस। एक को दूसरे के साथ जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो फिर वो एनास्टमोसिस हो जाता है, ताकि जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की जो जगह ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको हमने रिलीव कर दिया बाय pancreaticogenoscopy. Morbidity and mortality after surgical procedure are high because of patients' poor physical conditions before surgery and con- concomitant occurrence of cirrhosis. Concomitant क्या होता है? बच्चों डिक्शनरी खोलो अपनी। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे कल किसी बच्ची ने पूछा था मम्स के लिए, मम्स का उसके पैंक्रीटाइटिस से क्या वास्ता है। तो मम्स जो है, एक तो ये वायरस है, ठीक है, वायरल डिजीज से फैलता है। वायरल एजेंट जो उसका है वो क्या करता है, ये वेरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, जैसे कि ऑर्काइटिस है, एंसिफलाइटिस है, पैंक्रीटाइटिस है, ठीक हो गया।
We present the case of an acute pancreatitis caused by mumps infection in adulthood. ठीक हो गया बेटा, ये वायरल, चूंकि वायरल है इसलिए ये कहीं भी पहुंच सकता है साइमल्टेनियसली. ओके, थैंक यू जॉन. तो अपनी डिक्शनरी ओपन रखा कर, जब भी मैं पूछूं तो मुझे बता दिया कर. तो मुश्किल ये है कि तू आता नहीं है क्लास में. ठीक है, थैंक यू. इट इज साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ सिरोसिस. सो ये आपने उसका देखना है कि जो फिजिकल कंडीशन है बिफोर सर्जरी, इसकी आपने इस बात को भी याद रखना कि ये आपका सिरोसिस. सिरोसिस में क्या होता है, योर ऑल योर लिवर श्रिंक्स. ठीक है. नर्सिंग मैनेजमेंट में सेम वही मैनेजमेंट है जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हमने पढ़ा था. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस पढ़े ताकि उनको सब पता लग जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रॉनिक. एंड आई मेक श्योर कि अभी ये लेक्चर खत्म होता है, आई सेंड यू द प्रेजेंटेशन. इसको अच्छे तरीके से पढ़ना. और अक्यूट एंड क्रॉनिक को आप ऐसे क्या कहते हैं डिवाइड करके अगर आप देखोगे कि इसके अंदर कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी चीजें अनकॉमन है. जो कॉमन है उनको आपने अच्छे से याद कर लिया, उनको सबसे पहले आपने लिख लिया. जो अनकॉमन है उसको आपने रट लिया. हम अटेंडेंस लगाएं. अभी ये भागा दौड़ी बंद करो ताकि मैं अटेंडेंस लगा सकूं. हमारा नहीं आई ना आज भी. एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती, एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है. चलो जी. अक्सर तमसील पिछले 2 दिन नहीं आई हो. किधर थी? अभी आप लोग ये इसको छोड़ो ना, इसको क्यों हिला जो इतना हिला डुला रहे हो. मैं बंद कर दूंगी. अनीला जावेद क्यों नहीं आ रही है आजकल? फिजा भी नहीं आ रही है. जेनिफर, ये लड़कियां जो नहीं आ रही है ना, इनको जरा नोटिस भेजो कि क्लास क्यों नहीं अटेंड करते.
तलहा 2 दिन आपकी एब्सेंट है। सायरा मुंशी आप भी एब्सेंट रही हो 2 दिन। ये निमरा जावेद नहीं आई है, निमरा सुहेल आई है सिर्फ। फिर कहेंगे मैम हम आए थे, हमारी एब्सेंट लग गई। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 20 22 24 25 26 27। आयशा क्यों नहीं आजकल आ रही है? आयशा भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वेयर इज अनीला जावेद? रिदा अहमद नहीं आई है, रिदा तनवीर आई है सिर्फ। बेटा रिदा तनवीर आई है, रिदा जो है रिदा अहमद, वेयर इज शी? जैनब रिजवान आई है। ओके खुदा हाफिज। मैं भी आप लोग